अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और साल 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आपने इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करना है। प्ले लिस्ट के सेक्शन में तमाम की तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें पास पेपर के इंपॉर्टेंट MCQs को हमने डिस्कस किया है और सिंप्लीफाई करके डिस्कस किया है ताकि आप बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो तमाम की तमाम अपडेट्स, प्रिपरेटरी मटेरियल आपको बर वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 फॉलोइंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल एम्पायर 1526 में किसकी तरफ से कायम किया गया। तो आपसे सवाल यह भी किया जा सकता है कि मुगल एम्पायर कब कायम हुआ। तो यहां आपको बताया गया है कि 1526 में कायम हुआ। अब मुगल एम्पायर किस नतीजे में कायम हुआ, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसके नतीजे में कायम हुआ। और अब हम फाउंडर के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आपने मेरे आंसर मार्क करने से पहले अपने पास करेक्ट आंसर को मार्क कर लेना है ताकि आप इस जो लेक्चर है इसको सेल्फ असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकें, आपको अंदाजा हो सके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो दुरुस्त जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। बाबर जो है वो मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर के दरमियान होती है, बाबर के दरमियान होती है और साथ साथ इब्राहिम लोधी के दरमियान होती है। इब्राहिम लोधी जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो है उस वक्त एम्परर थे, बादशाह थे। और इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान बैटल ऑफ पानीपत होती है, पानीपत की लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसके नतीजे में मुगल एम्पायर जो है वो मार्ज़े वजूद में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन विच सिटी इज द फेमस 17th सेंचुरी मुगल मोनूमेंट चुबुर्जी लोकेटेड। तो चुबुर्जी के हवाले से पूछा जा रहा है। शाहजहां के दौर में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था और ये लाहौर में वाक़ है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द प्राइमरी फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो जब भी आपसे पूछे कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 में आए थे उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों की एक डिमांड थी जो 1906 में शिमला डिपुटेशन में मुसलमानों ने की थी। अब शिमला डिपुटेशन जो है शिमला डिपुटेशन को कौन हेड कर रहा था, इसको सर आगा खान हेड कर रहे थे। सर आगा खान हेड कर रहे थे और सर आगा खान के साथ 35 लोग थे जो जाकर लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि बरसगीर पाको हिंद में हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो मुसलमान नुमाइंदों के लिए आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दें जिसमें हमारा नुमाइंदा हो और हमारी कम्युनिटी में से हो और हमारी कम्युनिटी यानी कि मुसलमानों की कम्युनिटी उसको वोट कर सके। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है और ये डिमांड जो है मुसलमानों की मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में मान ली गई थी जो 1909 में आए थे। उसके बाद विच माउंटेन रेंज कंटेन्स द फेमस खैबर पास। अब जब खैबर पास के हवाले से सवाल किया जाएगा तो ये लोकेटेड है सफ़ेद कोह में, सफेद कोह में। अब सफेद कोह जब आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपने हिंदू कश माउंटेन रेंज को करेक्ट आंसर के तौर पे मार्क कर लेना है क्योंकि ये जो है सफेद कोह इसी से लिंक्ड, इसी से जुड़ा हुआ एक माउंटेन रेंज है। और जब पूछा जाए कि सफेद कोह की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है तो माउंट सिकराम जो है इसका दुरुस्त जवाब है। माउंटेन सिकराम जो है सफेद कोह की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन जुल्फकार अली भुट्टो एंड, जुल्फकार अली भुट्टो और किसके दरमियान ये साइन हुआ था। सवाल आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि सिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किसके दरमियान हुआ था, ये इंडिया के दरमियान हुआ था और साथ साथ ये हुआ था पाकिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान को तो जुल्फकार अली भुट्टो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। और 1971 की जंग के बाद, पाक भारत जंग के बाद ये हुआ था और इसका जो पर्पस था वो बायलैटरल पीस टॉक था, बायलैटरल पीस एग्रीमेंट है शिमला एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग डज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स बिफोर रिक्वायरिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो अब यहां पर आपने एक चीज देखनी है कि ये
प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता क्या है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कितना अरसा जो है वो इन्फोर्स रह सकता है। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये इससे मुराद ये है, देखें यहाँ आप पार्लियामेंट का वर्ड देख रहे हैं। पार्लियामेंट आप तमाम लोग जानते होंगे क्योंकि कानून की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट कानून साज़ेदार है जो कानून बनाता है। तो इसके अंदर कौन शामिल है, इसके अंदर नेशनल असेंबली शामिल है, इसके अंदर नेशनल असेंबली शामिल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेनेट शामिल है, उसके बाद इसके अंदर प्रेसिडेंट शामिल है। तो ये तीन लोग इसके अंदर शामिल है। प्रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूट है, तो जब नेशनल असेंबली और सेनेट अपने सेशन में नहीं होंगे, उनका सेशन नहीं हो रहा होगा और किसी भी मखसूस चीज़ के ऊपर कानून बनाने की ज़रूरत होगी और अशद ज़रूरत होगी, तो प्रेसिडेंट उस वक्त एक ऑर्डिनेंस बना सकता है। इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कितना अरसा इन्फोर्स रह सकता है, ये 120 दिन इन्फोर्स रह सकता है, 4 महीने। इसका दुरुस्त जवाब 120 दिन या 4 महीने बनेगा। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साल 2026 के लैट में अपेयर होना चाहते हैं, आप इन 3 में से किसी एक रिसोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं। या आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th लेटेस्ट एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं, या पास्ट पेपर कंपेंडियम की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ यूज कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स इन रिसोर्सेज के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारी टीम आपको मुकम्मल गाइडेंस इस हवाले से प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन डिड लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये सवाल भी अक्सर औकात रिपीट होता है और आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि यहां पूछा जा रहा है प्रेजेंटेड। बाज दफा यहां पास्ट का वर्ड भी आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास्ट हुई है। तो जब प्रेजेंटेड पूछा जाए तो 7 मार्च 1949 इसका दुरुस्त जवाब है, और जब आपसे पास का पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी तो 12 मार्च 1949 को ये पास हुई थी। अब जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट थी जिसकी बेसिस पर हमारा मुस्तकबिल का आइन शेप होना था। हमारा 1956 का आइन इसकी बेसिस पर शेप हुआ और हमारे 1973 का भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि हमारी रियासत कैसी होगी, हमारी जुडिशरी कैसे होगी, अकलियतों के हुकूक क्या होंगे, शहरियों के हुकूक क्या होंगे, ये तमाम चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई गई थी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसकी तरफ से प्रेजेंट की गई थी, लियाकत अली खान की तरफ से। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शहीद मिल्लत कौन है, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान है। उसके बाद इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। पाकिस्तान जो है वो सीटो को कब ज्वाइन करता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1954 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सितंबर 1954 को साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो का कयाम होता है और पाकिस्तान इसको फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ज्वाइन करता है, फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ज्वाइन करता है। यूएसए की तरफ से ये बनाई जाती है और 1977 में ये डिसॉल्व हो जाती है, 1977 में ये डिसॉल्व हो जाती है। अब ये खत्म हो चुकी है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक के कौन थे, जाहिद हुसैन थे। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन लैट में आता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई को 1948 को 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से इनॉग्रेट की गई। उसके बाद विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश एन एम्बेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले किसने एम्बेसी बनाई थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ईरान को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था और ईरान वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करते हुए अपनी एम्बेसी जो है वो कायम की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच सिटी इज द टॉम्ब ऑफ फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर लोकेटेड। अब बाबर का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे काबुल को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाबर जो है वो काबुल से आया था तो इसका मकबरा भी काबुल में है। इनिशियली इसको आगरा में दफनाया गया था लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि ये काबुल में दफन होना चाहता है तो इसको जो है वो मरने से पहले डेफिनेटली इसकी ख्वाहिश थी तो इसको जो है वो फिर काबुल में इसके रिमेन्स को दफना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिवॉल्ट एक्ट के हवाले से
पूछा जा रहा है। रिवॉल्ट एक्ट वाज कॉमनली रेफर्ड टू बाय इंडियन लीडर्स एज। अब रिवॉल्ट एक्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। इनसे ओथ कौन लेता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जस्टिस अब्दुल रशीद को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जस्टिस अब्दुल रशीद पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ओथ भी इन्होंने ली है। उसके बाद द 18th अमेंडमेंट टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। 18वीं तरमीम एक मशहूर तरमीम है। ये कब पास होती है? ये 2010 में पास होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो ये पास होती है। और आइन में तरमीम के लिए, आइन में अमेंड करने के लिए, उसमें तब्दीली करने के लिए आपको पार्लियामेंट से 2/3 2/3 जो है वो मेजोरिटी चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच माउंटेन पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला जो माउंटेन पास है वो खुंजराब पास है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, जो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत की कुल 5 डायनेस्टीज रही हैं और ये पहली डायनेस्टी है। तो इसके फाउंडर जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द मिंटिका पास इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच 2 रीजन्स। चाइना एंड पाकिस्तान जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो मिंटिका पास जो है चाइना एंड पाकिस्तान। विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ऑफिशियली एक्सीड टू पाकिस्तान इन 1947। तो पाकिस्तान के साथ सबसे पहली इल्हाक करने वाली प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? बहावलपुर। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म ग्रेट लीडर अपॉन मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद-ए-आज़म जो है ये एक खिताब है। कायद-ए-आज़म एक खिताब है जो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया और किसकी तरफ से दिया गया? मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। विच एग्रीमेंट रिजॉल्व्ड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला है उसको इंडस वाटर ट्रीटी ने हल किया। 1960 में ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से मीडिएट की गई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसने जो वाटर इशू है उसको रिजॉल्व किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आप डिस्कस करना चाहते हैं लैट के हवाले से या लॉ के हवाले से, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए किसी कॉम्प्रीहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। डेमो क्लासेस का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा आप जैसे ही हमारी टीम के साथ इन टच आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।